आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका यूज़ इंश्योरेंस, बिजनेस और एजेंसी जैसे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसका में मकसाद होता है किसी भी पार्टी को लॉस होने से बचाना। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, कैसे काम करता है और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 124 कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। सिंपल भाषा में एक पार्टी जिसे हम इंडेमनीफायर कहते हैं, दूसरी पार्टी जिसे इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं, को ये वादा करता है कि अगर उससे कोई नुकसान होता है मेरे या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, तो मैं उसका पूरा भरपाई करूँगा। अब समझते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स। प्रॉमिस होना चाहिए इंडेमनीफायर का कि वो लॉस कवर करेगा। लॉस होना चाहिए या होने का डर हो किसी कारण से। लॉस का रीज़न होना चाहिए इंडेमनीफायर या किसी तीसरे व्यक्ति का कंडक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। अब पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं। इंडेमनीफायर जो कॉम्पेंसेट करता है, इंडेमनिटी होल्डर जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आ ने बी को कहा कि अगर तुम मेरे लिए गुड सेल करो और किसी कस्टमर ने केस फाइल कर दिया तो मैं तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगा। यहाँ आ है इंडेमनीफायर और बी है इंडेमनिटी होल्डर। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक्सप्रेस इंडेमनिटी, जब क्लियरली लिख के या बोलकर इंडेमनिटी दी जाती है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी एक एक्सप्रेस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड इंडेमनिटी, जब सिचुएशन या कंडक्ट से इंडेमनिटी समझी जाती है। जैसे प्रिंसिपल अपने एजेंट को इनडायरेक्टली इंडेमनीफाई करता है अगर एजेंट ने उसके कहने पर कोई काम किया हो। सेक्शन 125 कहता है कि इंडेमनिटी होल्डर के पास कुछ राइट्स होते हैं। अगर इंडेमनिटी होल्डर किसी केस में डैमेजेस पे करता है तो वो उस अमाउंट को इंडेमनीफायर से वसूल कर सकता है। उस केस के लीगल एक्सपेंसेस भी रिकवर कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि केस फाइट करना प्रूडेंट डिसीजन था, इंडेमनीफायर की अथॉरिटी से किया गया हो। अगर केस सेटल कर दिया गया कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए तो भी इंडेमनीफायर को वो अमाउंट देना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। अ ने बी से कहा कि अगर तुम मेरे डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचो तो तुम्हारे ऊपर जो भी लीगल एक्शन होगा उसका भर मैं उठाऊँगा। बी के अगेंस्ट केस हुआ और उसने आर 20,000 डैमेजेस और आर 5,000 लीगल फ़ीस दिए। बी ये आर 25,000 अ से क्लेम कर सकता है। अब बात करते हैं लाइबिलिटी कब स्टार्ट होती है। सेक्शन 124 पढ़ के लगता है कि जब तक एक्चुअल लॉस नहीं होता इंडेमनिटी क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट्स ने कहा है जैसे ही लॉस का लाइबिलिटी फिक्स हो जाए इंडेमनीफायर की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। मतलब अगर सूट का जजमेंट आने वाला है या सेटलमेंट हो गया है तो भी इंडेमनीफायर को पे करना पड़ेगा। लैंडमार्क केस गजानन मोरेश्वर वेई मोरेश्वर मदान 1940। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा इंडेमनिटी का असली मकसद लॉस से पहले ही प्रोटेक्शन देना है। इसलिए अगर लायबिलिटी फिक्स हो चुकी हो तो इंडेमनिटी होल्डर को वेट नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कंफ्यूज मैट हो जाओ। बेसिस इंडेमनिटी गारंटी की पार्टीज तो इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। 3 क्रेडिटर डेप्टर श्योरिटी। लायबिलिटी प्राइमरी सेकेंडरी। पर्पस लॉस से बचाना, परफॉर्मेंस का एश्योरेंस देना। रियल लाइफ एग्जांपल्स। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ए ने अपनी फैक्ट्री के लिए फायर इंश्योरेंस लिया। अगर फैक्ट्री में आग लगती है तो इंश्योरर कॉम्पेंसेट करेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। एजेंट केस, पी ने ए को एजेंट बनाया और कहा तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स बाय करो। अगर ए पे लीगल एक्शन होता है तो पी उसका इंडेमनीफायर बनेगा। बिजनेस एग्जाम्पल, एक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा कि हमारे प्रोडक्ट्स बेचो और अगर कस्टमर केस करे तो हम इंडेमनीफाई करेंगे। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस और केस लॉज गजानन मोरेश्वर वेनर मोरेश्वर मदन 1940।
लायबिलिटी फिक्स्ड होने के बाद भी इंडेमनिटी क्लेम किया जा सकता है। ऑस्मान जमाल एंड सन्स वनर गोपाल पुरुषोत्तम 1999। इंडेमनिटी थर्ड पार्टी के कंडक्ट के अगेंस्ट भी हो सकती है। एडमसन वी जार्विस 1827। एक एजेंट ने प्रिंसिपल के कहने पर एक्ट किया और जब उस पर केस हुआ तो प्रिंसिपल ने उसे इंडेमनीफाई किया। इंग्लिश लॉ वर्सेस इंडियन लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124 थोड़ा नैरो है, वो सिर्फ ह्यूमन कंडक्ट से होने वाले लॉस को कवर करता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में इंडेमनिटी ब्रॉडर होती है, जैसे नेचुरल इवेंट से लॉस भी कवर्ड होते हैं। लेकिन इंडियन कोर्ट्स ने भी लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया है, इंडेमनिटी को ब्रॉडर सेंस में समझा गया है। डू इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। सब्रोगेशन। जैब इंडेमनीफायर ने इंडेमनिटी दे दी तो वो इंडेमनिटी होल्डर की जगह लेकर थर्ड पार्टी पे केस कर सकता है। कंट्रीब्यूशन। अगर दो या ज़्यादा लोग इंडेमनीफायर हैं तो सबको इक्वल या डिसाइडेड प्रोपोर्शन में लायबिलिटी लेनी होगी। कमर्शियल वर्ल्ड में यूज़। इंश्योरेंस सेक्टर में हर पॉलिसी, फायर, मोटर, हेल्थ सब इंडेमनिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। बैंकिंग सेक्टर। बैंक जब किसी को लेटर ऑफ इंडेमनिटी देता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को इंडेमनीफाई करते हैं अगर उन्होंने गुड फेथ में काम किया हो। टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स। सर्विस प्रोवाइडर्स क्लाइंट को इंडेमनीफाई करते हैं अगर डेटा ब्रीच या लीगल वायोलेशन हो जाए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेशंस भी हैं, इलीगल काम के लिए इंडेमनिटी एनफोर्स नहीं होती। अनऑथोराइज्ड एक्ट्स के लिए भी इंडेमनिटी नहीं मिलती। रिमोट या स्पेकुलेटिव लॉस इंडेमनीफाइड नहीं होता। हाइपोथेटिकल सिनारियो। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि तुम 1000 लैपटॉप्स मेरे बिहाफ पे बेचो और अगर कस्टमर कंप्लेंट करे तो मैं इंडेमनीफाई करूँगा। एक कस्टमर ने डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए वाई पे केस फाइल किया या इन्हें 10,000 पे किया डैमेजेस में। अब वाई एक्स से पूरा पैसा वसूल कर सकता है। कंक्लूजन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ये हर कमर्शियल डील में कॉन्फिडेंस लाता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो लॉस का बर्डन एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी उठाएगी। इंडियन लॉ चाहे थोड़ा नैरो वर्डिंग देता हो, लेकिन कोर्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट किया है जिससे कि पार्टीज़ को जस्टिस मिल सके। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से लीगल राइट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं और रियल वर्ल्ड में इसका यूज़ कितना इम्पॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट इंश्योरेंस से लेकर बिजनेस ट्रांजैक्शंस तक हर जगह रेलेवेंट है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ एस्पायरेंट हैं तो ये टॉपिक हर लीगल एग्ज़ाम और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस में काफ़ी काम आएगा।